चलिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जिस चैप्टर की, उसका नाम है आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी के मतलब को समझेंगे और इन्वायरमेंट के मतलब को समझेंगे, और इसके मतलब को समझने के साथ साथ बालक के विकास में, बालक के शिक्षा में, बालक के मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में, शारीरिक विकास में, या ऐसे ओवरऑल कह सकते हैं कि बालक के जीवन पर इस हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारे तत्वों पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आनुवंशिकता और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे कि आनुवंशिकता क्या है, हेरिडिटी शब्द का मतलब क्या है। आनुवंशिकता क्या है या हेरिडिटी शब्द का मतलब क्या है, इस बात को सबसे पहले हमें समझना है। हमने कहा कि आप मान लीजिए कि तीसरे नंबर पे आप हैं। एक मिनट थोड़ा सा भैया। मान लीजिए कि तीसरे नंबर पर आप हैं। ये ए नाम का कोई लड़का है। बहुत अच्छे से, बहुत सरल शब्दों में आपको समझा रहे हैं। ए नाम का कोई लड़का है। इसका जन्म किससे हुआ? इसके माता और पिता दोनों के मिलने से किसी बच्चे का या किसी लड़के का जन्म हुआ। अब इनकी माता का जन्म किससे हुआ होगा? नाना नानी के मिलने से। इनके पिता का जन्म किससे हुआ होगा? दादा दादी से हुआ होगा। तो कहने का मतलब कि ये तीन पीढ़ियां हो गई। एक तो दादा दादी या नाना नानी वाली, एक पीढ़ी कौन सी? माता पिता वाली, और एक हमारी पीढ़ी तीसरी। तो कहने का मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब हम चलते हैं तो इसी को हम वंश कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए आपके पिता, आपके नाना जी थे, फिर बी आपके माता पिता वाली पीढ़ी, सी आपकी पीढ़ी। तो कहने का मतलब एक नंबर की पीढ़ी ये हुई, दो नंबर की पीढ़ी ये हुई, और तीन नंबर का वंश ये हुआ। ठीक है, ये हो गया वंश। लेकिन आनुवंशिकता या वंशानुक्रम को हम किस प्रकार से डेफिनेशन करेंगे, किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शारीरिक और मानसिक गुणों का पहुंचना वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहलाता है। ये दो शब्द यहाँ पे यूज हुए हैं। एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। ठीक है, एक कौन सा है? शारीरिक, और दूसरा है मानसिक। देखिए दो शब्द यूज हुए हैं, शारीरिक गुण और दूसरा है मानसिक गुण। सर ये शारीरिक गुण और मानसिक गुण कैसे होते हैं, जरा इसको समझाइए। आइए शारीरिक और मानसिक गुणों को समझने के लिए हम देखते हैं कि शारीरिक और मानसिक गुण क्या होते हैं। शारीरिक गुण कहने का मतलब हमारा ये है बालक की लंबाई, रूप, रंग, आंखों का रंग, है ना, बाल उसके, या उसका जेंडर क्या होगा, ये सब किसमें आते हैं? ये हमारे शारीरिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मेंटल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हमारी बुद्धि कैसे होगी, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारा चरित्र कैसा होगा, ये सब किस पे डिपेंड होता है? हमारे मानसिक गुणों पर डिपेंड होता है। कहने का मतलब कि हमारे पेरेंट्स से, हमारे माता पिता से हमें दो प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। एक होता है शारीरिक गुण और एक होता है मानसिक गुण। तो आज आपने ये समझा होगा कि आपकी लंबाई कितनी होगी, ये डिपेंड करता है आपके माता पिता की लंबाई पर। आपका रूप, रंग, आकार, आंखों का रंग कैसा होगा, ये सब किस पर डिपेंड करता है? माता पिता के प्रॉपर्टीज पर, माता पिता के गुणों पर। जिस प्रकार के माता पिता होंगे उसी प्रकार के बच्चों का भी रूप, रंग, आकार होता है। ठीक है, कुछ उनके अंदर मानसिक गुण भी आते हैं, जैसे बुद्धि, व्यवहार, चरित्र। अगर आपके माता पिता बुद्धिमान हैं तो जाहिर सी बात है 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 90% ये चांस, 90 को अगर आप 100% मान लें तो 90% चांस ये है, मतलब मैक्सिमम 100 में 99% ये चांस है कि आप भी बुद्धिमान होंगे। किंतु अगर कभी कभी, अभी हम आपको नियम पढ़ाएंगे असमानता का नियम, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि माता पिता से अलग गुण वाले भी बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वो 100% सही है। 100% ना मान करके इसे हम 99% ही मानते हैं, 1% बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो मानसिक और शारीरिक गुण हमें कहां से प्राप्त होते हैं? हमारे वंश से प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि
कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए कि मानसिक और शारीरिक गुण हमको हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं। उसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा बायोलॉजिकल बातें आपसे करेंगे। बायोलॉजिकल बातों में क्या है, हमारे अंदर की संरचना क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे आप समझिए एक मेल है और एक फीमेल है, एक मेल है और एक क्या है, फीमेल। माता पिता भी कह सकते हैं, पुरुष और स्त्री भी कह सकते हैं, मेल और फीमेल भी कह सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो एक मेल हो गया, एक फीमेल हो गया। मेल के अंदर स्पर्म पाया जाता है, अर्थात मेल के अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं, और फीमेल के अंदर ओवम पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। तो मेल के अंदर शुक्राणु और फीमेल के अंदर अंडाणु, दोनों निषेचित हुए, आपस में मिले, दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है, जाइगोट का। जाइगोट को हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त कोष। जाइगोट भी लिख करके आता है, और जाइगोट न लिखा हो तो संयुक्त कोष भी इसे हम कहते हैं। अब जाइगोट दो प्रकार से पढ़ा जा सकता है। अगर जाइगोट की संरचना पढ़नी है तो आप इस क्रम को पढ़ेंगे, और अगर जाइगोट का विकास पढ़ना है तो आपको इस क्रम में पढ़ना पड़ेगा। आइए पहले जाइगोट की संरचना पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाइगोट के विकास को भी पढ़ेंगे। जाइगोट की संरचना, अगर मान लीजिए कि ये कोई जाइगोट है, तो इसके अंदर एक नाभिक होता है, इसके अंदर एक केंद्र होता है, जिसमें छोटे छोटे कीटाणु या जीवाणु, जो भी आप कहें, छोटे छोटी संरचना पाई जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, वंश सूत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम, क्रोमोसोम को ही हम गुणसूत्र कहते हैं, और गुणसूत्र कहीं कहीं वंश सूत्र भी आपको देखने को मिलेगा। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। और अगर इन्हें जोड़े में देखा जाए, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इनकी संख्या हो जाती है 23। तो अगर संख्या पूछे तो 46, और अगर जोड़े पूछे तो कितना, 23। ठीक है, अब अगर हम एक क्रोमोसोम को आगे निकाल कर देखें, एक क्रोमोसोम की संरचना देखें, मान लीजिए ये कोई एक क्रोमोसोम था जिसको मैंने अलग करके दिखाया। एक क्रोमोसोम को जब हम आगे निकाल करके देखेंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे द्रव्य पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जीन, या जिसे हम क्या कहते हैं, पित्रैक कहते हैं। ठीक है, जिसे हम जीन कहते हैं, या इसी जीन को हम पित्रैक भी कहते हैं। याद रखिएगा, वंश के वाहक होते हैं, वंश गुणों के वाहक होते हैं ये पित्रैक। पित्रैक का मतलब जीन, जीन का मतलब पित्रैक। कहीं कहीं आपको जीन भी देखने को मिलेगा, सीधा सीधा इंग्लिश में ही लिख देता है, और कहीं कहीं आपको पित्रैक मिलेगा। अब इस पित्रैक के अंदर डीएनए और आरएनए धारी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए और आरएनए। तो कहने का मतलब, अगर आप सिंपल ढंग से देखें तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए जिसके अंदर होते हैं उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन जिसके अंदर होता है उसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम जिसके अंदर होता है उसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट किससे मिलकर बना, स्पर्म से, ओवम से। स्पर्म किसमें होता है, मेल में, और ओवम किसमें होता है, फीमेल में। तो इस प्रकार की संरचना आपने देखा। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि माता पिता के मानसिक और शारीरिक गुणों को ले कौन जाता है, जाइगोट ले जाता है, कि क्रोमोसोम ले जाता है, कि जीन ले जाता है, कि डीएनए या आरएनए ले जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि माता एक वंश से दूसरे वंश में, या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण कौन करता है, तो उस प्रश्न का जवाब होगा पित्रैक, या उस प्रश्न का जवाब क्या होगा, जीन। जी हाँ, जीन ही है, पित्रैक ही है, जो माता पिता के गुणों को बच्चों में ट्रांसफर करते हैं। तो एक प्रश्न आपका तैयार हुआ कि माता पिता के गुणों को कौन ट्रांसफर करता है, जीन ट्रांसफर करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं, तो जोड़े होते हैं 23। क्लियर है ये बात। चलिए अब देखते हैं कि अगर उधर संरचना की तरफ हम ना जाएं और इधर ही बात करें, तो जाइगोट विकसित होकर के एम्ब्रॉय में चेंज होता है। एम्ब्रॉय को हम भ्रूण कहते हैं। एम्ब्रॉय को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं।
और जो भ्रूण है विकसित होकर के चाइल्ड बनता है, नियोनेट बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसी चाइल्ड को हम कहते हैं नवजात शिशु। इसी चाइल्ड को हम क्या कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं, नियोनेट कहते हैं। ठीक है, आइए, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि जाइगोट विकसित होता है तो एम्ब्रॉय या भ्रूण बनता है, भ्रूण विकसित होकर के चाइल्ड बनता है या नियोनेट बनता है, और जाइगोट की संरचना में 3 खंड होते हैं। इसके विकास में इस प्रकार से इसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो माता पिता के गुणों को कौन ले जाता है बच्चों में, वो ले जाता है जीन या पितृक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या तो मैंने आपसे बता दिया कि गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगर पेयर देखें, जोड़े देखें, तो इनके जोड़े कितने होते हैं, 23। लेकिन इनके जो काइंड्स होते हैं, इनके जो प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो गुणसूत्रों की अगर संख्या पूछे तो संख्या आप बताएंगे कितना, 46। जोड़े पूछे तो इसको जोड़े में व्यक्त कर दीजिए 23। लेकिन अगर प्रकार पूछे तो प्रकार के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला X प्रकार और जो दूसरा है उसे Y प्रकार कहते हैं, है ना। अब देखिए, जो X होता है वो भारी होता है और छड़ीनुमा होता है, और जो Y होता है वो हल्का और गोल होता है। इसे सपोज दैट आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 गिलास पानी ले लीजिए और उसमें एक लोहे की कील डालिए और कुछ थर्माकोल के टुकड़ों को डालिए, और पानी को अगर आप गिराना चालू करेंगे तो सबसे पहले हल्का वाला अर्थात थर्माकोल का टुकड़ा बाहर निकलेगा, बाद में कील भी पानी से गिरेगी। तो मनुष्य जो आदमी है, पुरुष है, मेल है, उसके अंदर X और Y 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, किंतु फीमेल के अंदर, स्त्री के अंदर X और X एक ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ये भी है, इसे ध्यान दीजिएगा। मेल के अंदर X और Y दोनों प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर केवल X और X गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। इसका मतलब अब आपको समझना चाहिए इस बॉक्स को, इस बॉक्स से हमें यह समझ में आता है कि जब पिता का X और माता का X मिलता है, या माता का X पिता का X मिलता है, तो किसका जन्म होता है, लड़की का। लेकिन जब माता का X और पिता का Y मिलता है तो किसका जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है। कहने का क्या अर्थ है, एक लाइन में आप इसे कैसे समझ सकते हैं। एक लाइन में समझने का मतलब ये है कि मां के गर्भ से लड़की होगी कि लड़का होगा, इसका निर्धारण कौन करता है, मेल करता है, ना कि फीमेल करती है। क्योंकि जेंडर निर्धारण के गुण किसमें है, मेल में है, फीमेल में नहीं है। फीमेल में एक ही प्रकार का गुणसूत्र है। यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए इसे जिस तरीके से बॉक्स में बनाया हूं आप इसे हूबहू रट लीजिएगा और समझ लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि माता पिता से बच्चों को केवल शारीरिक और मानसिक गुण ही नहीं, बल्कि कुछ विषमताएं भी मिलती हैं, कुछ रोग भी अनुवांशिक होते हैं जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। कौन कौन से रोग हैं, देखिए, हीमोफीलिया जिसे हम रक्त श्रावण कहते हैं, हीमोफीलिया जिसे हम क्या कहते हैं, रक्त श्रावण कहते हैं। रक्त श्रावण का मतलब होता है रक्त का थक्का ना जमना। किसी को चोट लगने पे जब उसका ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है कंटिन्यूअसली और थक्का नहीं जमता, अमूमन 2 से 3 मिनट में थक्का जम जाना चाहिए लेकिन नहीं बनता, इस रोग को हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था, हेल्डन ने किया था। और दूसरा है वर्णांधता। वर्णांधता को हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। वर्णांधता को हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि बालक को रेड और ग्रीन में अंतर नहीं समझ में आता। बालक को रेड और ग्रीन में अंतर नहीं समझ में आता। ऐसे बच्चे ड्राइवर नहीं बन सकते हैं, रेल विभाग है। इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किया था हॉर्नर ने। इसकी खोज हॉर्नर ने किया था। इसकी खोज किसने किया था, हेल्डन ने किया था। इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, इसे रक्त श्रावण कहते हैं। बात यह है कि बालक का जो विकास होता है वो वंश निर्भर करता है, ये सत्य है।
अभी आगे हम बात भी करने वाले हैं। ये वंश पर निर्भर करता है, अर्थात हमारे माता पिता पर निर्भर करता है, ये तो सत्य है, लेकिन बालक का विकास वातावरण पर भी निर्भर करता है। वातावरण कहने का मतलब हमारा ये है पोषण से, उसके भोजन से, जल से, वायु से, इस पर भी बालक का विकास निर्भर करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पोषण के 5 अंग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, है ना। इसी में एक तत्व होता है प्रोटीन, पोषण का एक तत्व होता है प्रोटीन। ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। कौन कौन से? हीमोफीलिया और वर्णांधता। अगर आपके खाने में, आपके पोषण में प्रोटीन की कमी है तो वर्णांधता होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इन दोनों रोगों को हम प्रोटीन दोष भी कहते हैं। प्रोटीन दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं और अगर माता पिता के हैं तो बच्चों को भी प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा क्या है? थैलेसीमिया, ब्लड से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित रोग है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम की खोज किसने किया था? लैंगडन डाउन ने किया था। इसमें 46 गुणसूत्र की जगह एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 गुणसूत्र हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये देखिए, टर्नर सिंड्रोम ये तो लड़कियों वाला गुण आ जाता है, जिसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं लड़कों में, लड़कियों का गुण आने लगता है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में जिन लड़कियों के बच्चे नहीं होते हैं, अर्थात उनमें XX ना हो करके X की जगह पे 0 हो जाता है या O हो जाता है, जो भी आप समझें, तो एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिस कमी को हम क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो आई होप ये 5 मुख्य प्रकार से जो रोग हैं, जो हमें अनुवांशिकी ढंग से मिलते हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। हीमोफीलिया, वर्णांधता, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, अब हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जिन्होंने अनुवांशिकता की खोज की थी। यह प्रश्न आया हुआ है, इसे आप समझ लीजिए। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के रहने वाले थे ग्रेगर जॉन मेंडल। एक चर्च में ये पादरी थे। जैसे हमारे यहाँ पंडित और मौलवी होते हैं, वैसे ही ईसाइयों में पादरी होते हैं। तो ये कौन थे? पादरी थे, लेकिन साथ ही साथ ये वैज्ञानिक भी थे। इनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस बात को पता लगाने के लिए कि कैसे माता पिता के गुण बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, उसके लिए इन्होंने मटर पर प्रयोग किया। और मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सैटाइवम। ठीक है, क्या नाम है? पाइसम सैटाइवम। प्रारंभ में जो इन्होंने खोज किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इनको कोई मान्यता प्राप्त नहीं हुई। लगभग 1866 ईस्वी में इन्होंने ये प्रयोग किया था। स्टार्टिंग में इनको कोई कोई इन पे ध्यान नहीं दिया इनके प्रयोग पर, लेकिन इनके 2 दोस्त थे। कहा जाता है ना, अच्छे दोस्त हों तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वैसे ही इनके 2 दोस्त थे, एक का नाम था हीगो डिब्रीज और एक का नाम था कार्ल कोरेंस। 1900 ईस्वी में, लगभग 35-40 साल बाद नियर अबाउट, इनका सहयोग किसको प्राप्त हुआ? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और इन्हीं दोनों की सहायता से ग्रेगर जॉन मेंडल के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुई। और फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाने लगा, फादर ऑफ हेरिडिटी। आया हुआ प्रश्न, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। किस पे प्रयोग किया था? मटर पे, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम। मेंडल ने 1866 में प्रयोग किया था। अपने प्रयोग में 3 मुख्य नियम बताए थे: प्रभाविता का नियम, पृथकता का नियम और स्वतंत्र चयन। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना समझना है कि इन्होंने अपने प्रयोग में 3 नियम बताए: प्रभाविता का नियम, पृथकता का नियम और स्वतंत्रता का नियम, स्वतंत्र चयन का नियम। ठीक है, ये बात भी आपको, ये स्लाइड भी आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा लैमार्क के साथ साथ, मेंडल के साथ साथ, ग्रेगर जॉन मेंडल के साथ साथ आपको एक और सिद्धांत पढ़ना है, जिसे क्या कहते हैं? लैमार्क। लैमार्क ने 1809 ईस्वी में अर्जित या संक्रमणीय गुणों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सारे गुण जो वंश से हमें बच्चे को प्राप्त होते हैं, बच्चा वैसे ही होगा, उसमें सुधार भी किया जा सकता है। अर्थात
आप देखिए कि वंश ये है, हमारे माता पिता हैं। मान लीजिए किसी के माता पिता बहुत बुद्धिमान ना हो, इसका क्या मतलब है कि बच्चा भी बुद्धिमान नहीं होगा? नहीं। लैमार्क कहता है कि हमारे वंश की कमियों को भी सुधारा जा सकता है, अर्थात वंश की कमियों से कुछ वातावरण से वंश की कमियों को सुधार कर कुछ गुण वातावरण से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब ये वातावरण और वंश आपस में मिल जाते हैं और एक नए गुण को जन्म देते हैं। इसी नए गुण को जब हमारे वंश के गुण और वातावरण से जो हमने अर्जित किया, जो हमने सीखा, ये दोनों गुण आपस में मिक्स हो जाते हैं तो एक नया गुण विकसित होता है मनुष्य के अंदर या जीवों के अंदर। इसी को हम अर्जित गुणों का नियम या संक्रमणीय गुणों का नियम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इन्होंने जिराफ को दिखाया। इन्होंने कहा पहले जिराफ की गर्दन छोटी होती थी, नीचे जो चारे होते थे, घास फूस होती थी, उसको खाती थी। लेकिन परिस्थितियां और वातावरण बदल गया, नीचे खाने को कुछ रहा नहीं। अब इन्होंने प्रयास करना चालू किया और पेड़ों की पत्तियां खाना चालू किया। धीरे धीरे देखिए चित्र में मैंने आपको दिखाया है, धीरे धीरे इसकी गर्दन प्रयास से वातावरण से अर्जित गुण हो गए। मतलब इसकी जो वंश में गर्दन थी वो छोटी थी, लेकिन इन्होंने प्रयास किया। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, तीन चार पीढ़ी, 10 पीढ़ी तक प्रयास करते रहे और एक समय ऐसा आया जब इसकी आगे की दोनों टांगे और जिराफ की गर्दन क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। अर्थात जिराफ ने अपने वंश में जो कमी थी उसमें सुधार कर लिया। लैमार्क ने बहुत बड़ा सिद्धांत दिया था कि बालक के अंदर जो कुछ भी कमियां हैं उसमें सुधार किया जा सकता है, अर्थात उसके वंश में भी सुधार किया जा सकता है अगर प्रॉपरली उस पर काम किया जाए तो। ठीक है, इन्हीं से संबंधित एक और सिद्धांत आप पढ़ लीजिए डार्विन का। डार्विन ने सर्वाधिक उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया, यही आप समझ लीजिए। इसी के साथ में इन्होंने, जैसे लैमार्क ने संक्रमणीय गुणों का सिद्धांत दिया, ये बात आपको समझ में आई होगी। संक्रमणीय का मतलब जब वंश के गुण और जो वातावरण से हम सीखते हैं दोनों गुण मिक्स हो करके एक नया गुण बनाते हैं तो इसी को संक्रमणीय गुण कहते हैं। इसी में आप समझ सकते हैं सर्वाधिक उत्तरजीविता का सिद्धांत कौन दिया? सर्वाधिक उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। इसी को हम डार्विनवाद कहते हैं। डार्विन ने कहा कि प्रकृति अपना स्वयं चयन कर लेती है किसको जिंदा रखना है किसको नहीं, अर्थात जिसके अंदर योग्यता होती है, जिसके अंदर योग्यता होती है वही जीव रहता है। अदरवाइज जिसके अंदर योग्यता नहीं होती वो खत्म हो जाता है, वो डेड हो जाता है, वो मर जाता है। यहीं से डार्विन के विचार को भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे जिराफ जिंदा रहे होंगे। जो जिराफ जिंदा थे वो मजबूत थे, अर्थात जो जिराफ मजबूत थे वही जीवित थे, बाकी रहे होंगे, मरते चले गए होंगे। अंतिम में गर्दन उसी की बड़ी हुई होगी, उसी के वंश में परिवर्तन हुआ होगा जो जीवित रहने की योग्यता रखता होगा। अब आप कोरोना काल से समझ सकते हैं कि जिसके अंदर योग्यता थी, ताकत थी, उसको कोरोना हुआ फिर भी वो बच गया। लेकिन कुछ कमजोर व्यक्ति थे जो शारीरिक रूप से कमजोर थे, उनको कोरोना होने पर उनकी डेथ हो गई, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रकृति अपना चयन स्वयं कर लेती है किसको जिंदा रखना है या किसको खत्म करना है। इसी को क्या कहते हैं? सर्वाधिक उत्तरजीविता का सिद्धांत। और किसने प्रस्तुत किया था? डार्विन ने प्रस्तुत किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर प्रश्न आएगा संक्रमणीय गुणों का सिद्धांत, या अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि संक्रमणीय गुणों के सिद्धांत को ही हम विकासवादी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे विकास कर रहा है ना, इसलिए इसे विकासवादी सिद्धांत भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए हमने कहा कि एक सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग आपके सामने है कि प्रकृति व पोषण विवाद, है ना, नेचर वर्सेस नेचर। कहने का मतलब यह है कि बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? प्रकृति का होता है। प्रकृति मतलब वंश का होता है। प्रकृति का मतलब वंश का होता है कि पोषण का, सॉरी, ठीक है, कि पोषण का होता है। पोषण का मतलब होता है वातावरण। ये एक विवाद का विषय, एक डिस्कशन का विषय था कि
बालक के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? उसके वंश की, प्रकृति की वातावरण को हम पोषण भी कह सकते हैं। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो बालक के जीवन में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से बालक का विकास है। किसी एक की कमी होने पर बालक का विकास संभव नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि बालक के विकास में किसका योगदान है ज्यादा, प्रकृति का, पोषण का, कि दोनों का, तो दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आइए, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था। रॉस का एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर देखिए, अब आपको मुख्य रूप से आज की क्लास का सबसे स्टार पॉइंट पढ़ाने चल रहे हैं, लॉज ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकता के नियम। अनुवांशिकता के नियम अर्थात जो हमारे माता पिता से गुण हमें प्राप्त होते हैं वो कितने प्रकार से प्राप्त होते हैं? वो 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं। सबसे पहला जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं समानता का नियम। फिर क्या है? विभिन्नता का नियम। फिर क्या है? प्रत्यागमन का नियम। आइए समझते हैं जल्दी से। समानता का नियम ये कहता है कि बालक अपने माता पिता को ही पढ़ेगा, शारीरिक और मानसिक गुणों से में बिल्कुल भिन्न नहीं होगा। आप किसी बच्चे को देख करके उसके माता पिता का अनुमान लगा सकते हैं या पहचान कर सकते हैं, या माता पिता को देख करके बच्चे की पहचान कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है? समानता का नियम। विभिन्नता का नियम क्या कहता है? विभिन्नता का नियम ये कहता है कि बालक का शारीरिक और मानसिक गुण थोड़ा सा माता पिता से भिन्न हो सकता है। और प्रत्यागमन का नियम ये कहता है कि बालक का शारीरिक और मानसिक गुण माता पिता से बिल्कुल भिन्न होगा। अर्थात आप 2-4 बार पूछेंगे ये आपका ही बच्चा है, ये आपका ही बच्चा है, इस टाइप से आप प्रश्न पूछेंगे, आपको भरोसा नहीं होगा कि इन्हीं का बच्चा है। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से वो अलग दिखेगा अपने माता पिता से। किस नियम के अनुसार? प्रत्यागमन के नियम के अनुसार। तो आपके हेरिडिटी पे, अनुवांशिकता पे 3 नियम काम करते हैं, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। चलिए, 3 नियम भी हमने पढ़ लिया जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अब हम बात करते हैं पोषण से वंश। एक कथन बहुत अच्छा सा, इससे प्रश्न बन सकता है कि पोषण से वंश का निर्धारण होता है और वंश से जीवन का। देखिए, जो कुछ भी हम खाते हैं, जिस प्रकार हम खाते हैं उसी प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण होता है ना। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारा स्पर्म स्ट्रांग होगा, हम, है ना, फीमेल का ओवम स्ट्रांग होगा। तो पोषण पे ही स्पर्म और ओवम डिपेंड करता है, और स्पर्म और ओवम पे हमारा वंश डिपेंड करता है, हमारा जीवन डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू, एक का नाम है वंश और एक का नाम है पोषण या वातावरण। एक की कमी होने पे बालक का विकास पॉसिबल नहीं हो सकता। आइए फिर देखिए, अब हम बात करते हैं 3 सिद्धांतों की। 3 नियम हमने पढ़ा, अब हम 3 सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। सबसे पहला है बायोमेट्री का सिद्धांत, जो किसने दिया? गाल्टन ने। गाल्टन ने ही कहा था कि बालक उतना ही बुद्धिमान होगा जितना कि उसके पूर्वज। बालक उतना ही बुद्धिमान होगा जितना कि उसके पूर्वज। इसी को हम क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक का सिद्धांत। बायोमेट्रिक का सिद्धांत का मतलब ऐसे ये बढ़ता चला जाता है। माता पिता के गुण 50-50%, दादा दादी के गुण, नेक्स्ट पीढ़ी के गुण, नेक्स्ट पीढ़ी के जो गुण हैं वो 1/8, फिर 1/16। इसी को क्या कहते हैं? बायोमेट्रिकी का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत, जो किसने दिया था? बीजमैन ने दिया था। ये क्या कहता है? बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारे बीज हैं, स्पर्म है या ओवम है, ये ट्रांसफर होता रहता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ये कभी भी खत्म नहीं होता है, अर्थात ये डेड नहीं होता है। आज सदियों से 2, 4, 10, 100 पीढ़ी से ये बच्चों में ट्रांसफर होता चला जा रहा है। अर्थात ये कहना चाहता है जो जीन होता है, जो पित्रैक होता है, वो कभी डेड नहीं होता, बल्कि माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता चला आ रहा है। इसी को कहते हैं निरंतरता, कंटिन्यूटी, बीज कोष की निरंतरता का नियम, सिद्धांत।
तीसरा क्या है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डे ब्रीज। हैज बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो गुण माता पिता में नहीं होते फिर भी बच्चे में देखने को मिल जाते हैं। कोई रोग हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी मेरिट या डिमेरिट हो सकती है, तो वो जब माता पिता के अंदर वो बातें ना हो फिर भी बच्चे में हो जाएं, तो इसी को क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। महारानी विक्टोरिया को ये रक्तस्राव नहीं था फिर भी उनके बच्चे को हो गया था, ना उनके पति को था फिर भी उनके बच्चे को हो गया था। किस कारण हो गया था, जीन उत्परिवर्तन के कारण, या उत्परिवर्तन का नियम इसे कह सकते हैं, जिसे किसने दिया था, ह्यूगो डे ब्रीज ने दिया था। अंततः हम इस अवधारणा पर आके टिकते हैं कि बालक किसकी देन है, वंश और वातावरण की। यहाँ प्लस मत लगाइएगा, यहाँ प्लस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। बालक जो कुछ भी है वो वंश और वातावरण की गुणात्मक इकाई है, धनात्मक इकाई नहीं है। ओके, चलिए यहाँ आप प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ आप क्या लगाएंगे, इंटू लगाएंगे, गुणात्मक इकाई है। इस प्रकार आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से सरल शब्दों में वंश और अनुवांशिकता और वातावरण को पढ़ा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे सामाजिकरण पे, या सामाजिकरण के लैंगिक मुद्दे क्या हो सकते हैं। तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। हो सकता है कभी कभी 2-4 वीडियो 2-4-5 मिनट ज्यादा हो सकते हैं बातें पूरी करने में, तो उसको पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। सीटेट में बहुत अच्छे नंबर ले आने हैं। थैंक यू सो मच। हो सकती हैं, इनमें काम शक्ति प्रबल होती है, वीर पूजा की भावना आती है। वीर पूजा का मतलब ये होता है कि ये किसी न किसी देशभक्त टाइप के हो जाते हैं। इनमें भगत सिंह की भावना आ जाती है, चंद्रशेखर आजाद की भावना आ जाती है, तो इनमें स्वतंत्रता की भावना आ जाती है, वीर पूजा की भावना आ जाती है। और देखिए इनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं। वीर पूजा हो गया, ये स्वतंत्रता के प्रेमी हो जाते हैं या ये विरोधी हो जाते हैं। याद रखिएगा, स्वतंत्रता के प्रेमी हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। और क्या हो सकता है, शारीरिक और मानसिक विकास इनका कंप्लीट हो जाता है। आइए, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास इनका 100% पूरा हो जाता है। शारीरिक और मानसिक विकास अगर आपसे कोई पूछे कि 100% या कंप्लीट कब होता है, तो आप कब कहेंगे, किशोरा अवस्था में कंप्लीट होता है। थायराइड ग्रंथि का विकास हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लिए। विजडम टीथ भी हो गया। अब आप देखिए, आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बताते हैं। इनमें अमूर्त चिंतन की विशेषता प्रकट होने लगती है। ठीक है, इनमें क्या होने लगता है, अमूर्त चिंतन की विशेषता आने लगती है, अर्थात इनकी जो कल्पना शक्ति होती है वो बहुत मजबूत हो जाती है। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या है, अमूर्त चिंतन आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अमूर्त चिंतन किस अवस्था की विशेषता है, अमूर्त चिंतन जो विशेषता है वो है किशोरा अवस्था की। किस अवस्था की, किशोरा अवस्था की विशेषता क्या है, अमूर्त चिंतन। किसी ऐसी बात को सोचना जो हमारे सामने प्रेजेंट ना हो, खुद से समस्या का समाधान कर लेना, सोचकर उसे किसी सही तरीके से उसे सॉल्व कर लेना, क्या कहलाता है, अमूर्त चिंतन। देश के बारे में सोचना, देश की समस्याओं के बारे में सोचना, आदि चीजें इसमें आने लगती हैं। दिवा स्वप्न भी हमने बात किया, कल्पना शक्ति भी याद रखना। कल्पना शक्ति जो होती है वो लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो बहुत कठिन तो नहीं है। शैशवावस्था भी हो चुका है, बाल्या भी हो चुका है, किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं भी हमने आपको बताई है ना। कुछ और विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे बुद्धि का अधिकतम विकास भी इसी समय आता है। एक बात और आपको समझना चाहिए कि इस समय में कोड लैंग्वेज है ना, कोड भाषा या कोड लैंग्वेज, कोड को हम गुप्त भाषा भी कहते हैं। तो गुप्त भाषा का भी विकास किस में होता है, किशोरा अवस्था में होता है। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि कोड लैंग्वेज, गुप्त भाषा का विकास किस अवस्था में होता है, तो ये होता है किशोरा अवस्था में। स्टैनले हॉल ने कहा था किशोरा अवस्था एक नया जन्म है। ठीक है,
इसे भी देख लीजिए, कथन है, शायद आपसे एग्जाम में पूछ ले, किशोरा अवस्था एक नया जन्म है। ये किसने कहा था? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसको कहा था स्टैनले हॉल ने। इसको किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने, है ना। सारी चीजों को नोट करते चलिए। अब जितनी भी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया, जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उसको मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए इसी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के हम आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए। दिसंबर में आराम से बहुत अच्छे से शांति तरीके से 30+ है ना, इसमें 30 में 30 और 150 में 130+ मार्क्स हमको लाने हैं। ठीक है, धन्यवाद।